2-3 बार वार्निंग देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी वैसे ही करते हैं तो उसको ज़रूर सज़ा, जो मारपीट भी कुछ लोगों को हमने किया सुधराने के लिए, और कुछ लोगों को उसका गलती को देखकर ही मौत की सज़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रविवार 26 अक्टूबर को एक बार फिर माओवादी हथियारबंद दस्ते के एक समूह ने हथियार डाल दिए। इस समूह के 21 माओवादी जंगल से बाहर निकल आए और अपने हथियार सरकार को सौंप दिए। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज के अनुसार इन माओवादी लड़ाकों ने कुल 18 हथियार सरकार को सौंपे हैं। जिन 21 माओवादी गुरिल्लाओं ने समर्पण किया उनमें 13 महिलाएं हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि ये सभी नक्सल फाइटर्स केशकाल डिवीजन के थे। कुल मिलाकर अभी तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में कम से कम 231 माओवादियों ने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरकार को हथियार सौंपकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला ले लिया है। जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्होंने कहा है कि वे बेशक हथियार डाल रहे हैं पर वो लोगों के हकों के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। लोकतंत्र में कोई अगर लोगों के मुद्दों पर लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन जो माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं वे कई और बातें भी कह रहे हैं। मसलन वे कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एक न्यायप्रिय संगठन रहा है। दूसरी तरफ सीपीआई माओवादियों का एक धड़ा अपने उन साथियों को गद्दार करार दे रहा है जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वहीं सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि अब उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ पूरी तरह से नक्सल हिंसा से मुक्त हो गया है। इन सभी दावों के बारे में भी बात करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ों के बाद अब इस शांति और पुनर्वास की कोशिश को अबूझमाड़ का आदिवासी कैसे देख रहा है। क्या वह आश्वस्त है या फिर आशंकित है। लेकिन आइए पहले बस्तर में 21 माओवादियों के समर्पण की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। यह रिपोर्ट हमें अंकुर तिवारी ने भेजी है। इस दौरान एक और वरिष्ठ पत्रकार मनकू नेताम उनके साथ मौजूद रहे। बस्तर के जंगल में 21 माओवादियों ने मलमेटा गांव के बाहर दाल चावल और भुनी गई सोया बड़ी का लंच किया। आज उनका कोई साथी संतरी ड्यूटी पर तैनात नहीं है। सभी माओवादी इत्मीनान से खाना खा रहे हैं। इस दौरान आपस में थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है, लेकिन बंदूकें उनके कंधे पर ही झूल रही हैं। खाना खाने के लिए भी उन्होंने बंदूकें कंधे से उतार कर कहीं टिकाई नहीं है।
उसके बाद ये माओवादी गुरिल्ले गांव से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। वे शायद रोज ऐसे ही जंगल में गश्त लगाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव गुजरते हुए किसी गांव में रात काटते हैं। लेकिन आज वे जिस रास्ते पर हैं वह उन्हें जंगल से बाहर ले जाएगा। इस रास्ते पर उन्हें कम से कम 2 नदियां पार करनी हैं। ये नदियां ब्रह्मबेड़ा और मऊरपाट हैं। ये नदियां माओवादियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ एक फायदे की स्थिति प्रदान करती रही हैं। लेकिन आज दोनों ही नदियों को पार करके ये 21 माओवादी एक खास जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनकी मुलाकात पुलिस से होगी। माओवादियों के इस हथियारबंद दस्ते में वरिष्ठ माओवादी सुखदेव उर्फ जग्गू गोटा भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जब जंगल में वन विभाग के लोगों ने उसका घर जला दिया और उनके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी जमीन लूटने की कोशिश की, तो उन्होंने तय किया कि वह आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए पार्टी में भर्ती हो जाएंगे। इससे पहले कि आप उनकी पूरी बातचीत सुने, आपको बता दें कि वो FIR को फीवर बोल रहे हैं। पहले मेरा जो घर में रहते समय पिताजी अकेला था, तब फॉरेस्ट वाले आके घर को जला दिया। नावटोड़ ज़मीन नहीं देंगे, आपको फीवर कर देंगे, छोड़ने से ठीक है, नहीं छोड़ने से फीवर कर देंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। बहुत परेशान किया, धमकी दिया। तो लेकिन मेरे को जेल भी ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ज़मीन को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोला मेरे पिताजी। उसके बाद उसको फीवर कर दिया, कोर्ट में आना जाना फेंसी किया। उसके बाद में जो गांव के सियान लोग उस ज़मीन को छीनने के लिए और दूसरों को देने के लिए बहुत परेशान किया मेरे पिताजी को, मारपीट करता था और जबरन जो ज़मीन को भी दूसरों को दे दिया। उसके बाद मैं ज़रूर पार्टी में जाऊंगा। जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं दुनिया में, उसके हक अधिकार के लिए मैं हथियार पकड़ूंगा, जनता के साथ रह के लड़ूंगा करके मैं फैसला लिया। तो लड़ाई आपने फिर लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़े फिर जनता को संगठित करते ही जो सभी जनता, गरीब, आदिवासी और किसान मजदूर एक होकर लुटेरे शासक वर्ग सत्ता चला रहा है, उस सत्ता को हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और हथियारबंद भी लड़के हम हासिल करेंगे करके जनता को तो संगठित करते थे। अभी दमन जो लगातार हमारे पार्टी को ख़त्म करने के लिए दमन चला रहे हैं, इस वजह पूरा पार्टी फैसला किया हम शांति वार्ता जो हथियार जनता के क्या बोलते हैं सरकार के सामने हथियार डाल के हम जनता का जो हक अधिकार के लिए, जनता का जो समस्या है उसको लेके हम जनता के साथ रह के काम करेंगे बोल के फैसला लिया। आज माओवादियों ने जंगल से बाहर निकलने से पहले जिस तरह से मलमेटा गांव में खाना खाया और फिर आगे बढ़े, यह माओवादियों के लिए रोज़ की बात है, क्योंकि उनके कोई कैंप या मेस जैसी व्यवस्था नहीं होती है। वे खाना खाने और रात काटने अक्सर किसी न किसी गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग कभी सहानुभूति तो कभी डर की वजह से उन्हें खाना भी खिलाते हैं
और उनके लिए दूसरे काम भी करते हैं। इस वजह से गांव के लोगों को कई बार पुलिस की पूछताछ या मारपीट झेलनी पड़ती है। अब जब ये माओवादी लड़ाके हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तो भी गांव के लोगों को आशंका है कि कहीं इनमें से कोई माओवादी पुलिस को किसी अन्य ग्रामीण के बारे में कोई ऐसी बात न बोल दे जिससे वे पुलिस के निशाने पर आ जाएं। जिस शासन का जो रूल्स नियम जो जैसे भी बनाया है उसके हिसाब से माओवादी द्वारा यहाँ से जा रहे हैं ना, मतलब यहाँ से मतलब एक गाँवी टाइप का हो गया ना, मतलब अगल बगल से या फिर कहीं जंगल से भी आपके ये में जाए रहते तो फिर बात अलग होता करके ये मेरा थोड़ा सा अजीब सा लगा। जानो मानो मलमट्टा गांव में पूरा नक्सली पैदा हुई इस टाइप का लगा मेरे को। सर डर नहीं है, परंतु हमारे पर आरोप ना लगाएं, ये डर तो है ही है। अभी बाकी लोगों को आरोप लगा के सरकार या पुलिस प्रशासन जो आत्मसमर्पण किए हैं उन्होंने लोग तो हमारे ऊपर आरोप लगाते ही रहे कई बार, ना होते हुए भी हैं करके, तो हमने तो देखा भी नहीं था। अभी जो जा रहे हैं उसके बाद तो नहीं होंगे, फिर भी ये सब नौबत ना आए इसी वजह से। हमारे समक्ष ग्राम वासियों के समक्ष इन लोग आत्मा जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इन लोग कई साल से नक्सली संघर्ष किए हैं। उनका पार्टी का नियमानुसार उन लोग गलत किए हैं या सही किए हैं उन लोग जाने, फिर भी शासन प्रशासन उनको जो संवैधानिक के तहत जो जगह दे रहा है, उनका जो गलत किए हैं उस जो सही किए हैं उसको भी स्वीकार कर रहा है, उनको जगह दे रहा है, तो अच्छी बात है। फिर भी आज तक इन लोग जंगल में गांव में कहीं कहीं घूम चुके हैं और हमारे बोले बाले आदिवासी हैं, आम जनता हैं, किसान लोग हैं, उनको प्रताड़ित ना करें, क्योंकि इन लोग हथियार के सामने कोई इनको चावल डाल दिए हैं, ना कुछ किए हैं, उसको भी इन लोग दावापति ना करें, जो शासन प्रशासन भी ना करें और इनको सुरक्षित जगह में कहीं रखें और सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़े रहें, यही मेरा निवेदन है। डर तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं जा रहे हैं उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और होना भी चाहिए, और जितने भी बच्चे भी होंगे तो उन सबको सब जाना चाहिए। और जो सरकारी पक्ष है उससे सरकारी पक्ष में तो मैं सहमति हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी जो जा रहे हैं ना उन लोग दोबारा प्रताड़ित ना करें, और पहले हम लोग भटक भी चुके हैं, भटक इसलिए चुके हैं कि अब एकाएक कोई ना कोई भाग के गया है, सरेंडर हुए या फिर आत्मसमर्पण किए हैं, उनको तो किसी न किसी एक को तो मिला है जीआरडी या फिर कुछ मुखबिरी वगैरह में, उनसे भी हमको कम से कम उस टाइप का ना हो। तो अभी जैसे हमारे भाई लोगों को जैसे अंदर हुए हैं उन्हीं के नाम से उनको भी रिहा करना चाहिए, और जितने भी पब्लिक हैं उनको सरकार के थ्रू कुछ प्रताड़ित ना हो, ये मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से। माओवादियों के लिए काम करने या फिर उन्हें खाना देने के चक्कर में आम आदिवासी को सिर्फ पुलिस प्रताड़ना ही नहीं झेलनी पड़ती है, बल्कि कई बार वे क्रॉस फायरिंग में मारे भी जाते हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हमने रिपोर्ट की हैं। बस्तर के दुर्गम जंगल में बसे आदिवासी इलाकों में वन विभाग या सामंती ताकतों के शोषण की घटनाओं ने बेशक कई नौजवानों को माओवादी दस्तों की तरफ धकेला है, लेकिन इन घटनाओं से ज्यादा अपनी जमीन लूटे जाने की आशंका या भय एक बड़ा कारण बताया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आदिवासी लड़के लड़कियां माओवादियों के तथाकथित जनयुद्ध में शामिल हुए। माओवादियों की सांस्कृतिक मंडली यानी चेतना नाट्य मंडली ने इन लड़के लड़कियों को माओवादी सेना की तरफ आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस मंडली के गीतों और अन्य कार्यक्रमों में आदिवासी जमीन की लूट का भय और आशंका प्रकट किया जाता था।
यारा बड़ा जंगल देखो कितना सुंदर दिखता है। रे चलो सती लड़ाई करेंगे। ये हमारी देश में देखो कहीं पर प्रकाश नहाया है। रे चलो सती लड़ाई करेंगे। कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे कहाँ मरेंगे। रे चलो सती लड़ाई करेंगे। बड़ा बड़ा पहाड़ देखो लोहा का धन बरबत हुआ है। रे चलो सती लड़ाई करेंगे। आंख के बदले आंख अगर न्याय का आधार हो जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए माओवादियों को सरकार की तरफ से हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर देना एक ठीक फैसला है। जो माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं वे मीडिया से बातचीत में पुलिस दमन और फर्जी मुठभेड़ की बातें भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरह का पुलिस दमन चल रहा है उसमें सीपीआई माओवादी के कुछ नेताओं को, जी हाँ, कुछ नेताओं को यह लगता है कि अब हथियार बंद आंदोलन और आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी कि पार्टी में इस पर अभी तक कोई एक राय नहीं बनी है। लेकिन कुछ नेताओं ने यह तय किया है कि अब संघर्ष का रास्ता बदलना होगा। वे अब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। इसके साथ ही माओवादी ऐसे दावे भी कर रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी एक बहुत न्यायप्रिय संगठन रहा है। इन दावों में वे निहत्थे लोगों की हत्याओं को भी सही ठहराते हुए नजर आते हैं। पार्टी को नुकसान करने वालों को ज़रूर एक दो बार उसको वार्निंग देते हैं और वहाँ से भी नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते हैं तो जन अदालत में लगा के उसको जनता ही फैसला करते हैं। हम बताते हैं ना पार्टी तरफ से जो ये इतना बार हमको मारने के लिए कोशिश किया, पुलिस वालों को बुलाया, सबूत दिखा के हम उसी को बोलते हैं। आप ही बताइए आपका गलती को कितना बार कोशिश किया, पुलिस वालों को कितना बार बताया, आप जनता को बताइए, ऐसा बोलते हैं। तो उन्हीं लोग बताते हैं तब जनता फैसला करते हैं। हमारे तरफ से हम बताते हैं ना, इतना बार हमको कोशिश किया और कई बार मुठभेड़ हो गया, हमारे कामरेड्स इतना नुकसान हो गया और जन संगठन में काम करने वालों को फंसा के जेल में भेज दिया, तो ज़रूर हम नहीं छोड़ेंगे, इसको सज़ा देंगे करके हमारा फैसला है। आप लोग बताइए फैसला करके। ऐसे किस तरह से सजा देती पार्टी जो है? सज़ा तो कितने प्रकार के होते हैं सजा? सज़ा तो है, अगर से मामूली जो गलतियाँ करते हैं उसको समझाते हैं और समझाने के बाद चलो दोबारा मौका देते हैं, आप सुधारिए, सुधार के जनता के साथ काम करो, पार्टी के साथ काम करो, ऐसे बोलते हैं। और फिर भी उस गलती से बाहर नहीं आते हैं, वैसे ही गलती करते हैं तो फिर 2-3 बार वार्निंग देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी वैसे ही करते हैं तो उसको ज़रूर सज़ा, जो मारपीट भी कुछ लोगों को हमने किया सुधराने के लिए और कुछ लोगों को उसका गलती को देखकर ही मौत की सज़ा दी है। आप रहे कभी शामिल जन अदालतों में? 3-4 बार जन अदालत में मैं खुद रहते थे। क्या देखा आपने उसमें? दिक्कत तो कुछ नहीं है, वो खुद गलती जो किया, मुखबिरी किया, उसी को पार्टी फैसला करके और जनता फैसला करके मौत की सज़ा दी है।
जग्गू गोटा जब ये कहते हैं कि जन अदालत में उनकी पार्टी नहीं बल्कि गांव के लोग सजा देते हैं, तो मेरे सामने पेद्दा कोरमा गांव के उस लड़के का चेहरा घूम जाता है जिसके भाई की हत्या माओवादियों ने पुलिस मुखबिर बताकर कर दी थी। इसके अलावा उस लड़के को भी बुरी तरह से पीटा गया था। वह लड़का अपने भाई और 2 दोस्तों की हत्या से सदमे में था, लेकिन उसकी आंखें बदले की आग में जल रही थीं। वो बार बार एक ही बात कहता था कि बेहद मामूली विवाद पर माओवादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। जब हम उस गांव से निकल रहे थे तो दबी जुबान में उसने कहा था कि एक बार यहां पुलिस कैंप बनने दो। नमस्कार, हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं भी भारत हमारा चैनल है। चलिए, तो वो जिनको मारा तो आपके भाई थे? भैया है सर, बड़े भैया। बड़े भैया थे? अच्छा, बड़े पापा का बेटा, तुम्हारे ताऊ का बेटा? जी अच्छा, और ये उन्हीं का घर है? जी, उन्हीं का घर है। और उनके कितने बच्चे हैं? 5। 5। वो गांव में लाके मारा या वहीं पे नहीं, मारा? वही जंगल में मार दी। नहीं, लेकिन अब माओवादी तो ये कहते हैं कि जनताना सरकार है, यहाँ पे जन अदालत लगा के सुनवाई करके सारे गांव के लोगों से बात करके तब सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं किया सर। जब जिसके 9 लोगों की जहाँ जंगल में भी मारे, पब्लिक का सामने भी मारे, जिनके 3 लोगों की हत्या हुई उनको पब्लिक का सामने नहीं दिखाए, जंगल में मार दिया। और सबूत भी ये कर रहा था, ये इसका इतना निकाला, वो भी नहीं बताए, सबूत भी नहीं बताए, सीधा बोल दिया मार दिया, खत्म। अच्छा, कोई सबूत भी नहीं दिया कि सबूत भी नहीं देखो ये संपर्क में थे, ऐसा वो कुछ भी नहीं बोले सर। ना सबूत ना गवाह, सीधा मौत की सज़ा। मैं कुछ झूठ बोल रहा था, ये हमारे भाभी लोग हैं और पूछिए, उन लोग भी सुनिए। जैसा हमने पहले भी कहा कि इंसाफ आंख के बदले आंख नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार ने अब मुठभेड़ का रास्ता छोड़कर अगर सुलह और शांति का रास्ता खोला है तो उसका स्वागत होना चाहिए। केंद्र सरकार भी गढ़चिरौली और बस्तर में माओवादियों के सरेंडर से काफ़ी उत्साहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है कि 210 माओवादी जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, उससे पहले जनवरी 2024 से अभी तक 477 माओवादी मारे गए, 1785 गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 2100 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो माओवादी अब सरकार के सामने हथियार डाल रहे हैं, उनकी बातों से भी यह साफ है कि सुरक्षा बलों की तरफ से आक्रामक रुख ने माओवादियों के भीतर ये बहस पैदा की थी कि अब वे लंबे समय तक बेखौफ दंडकारण्य के जंगल में नहीं घूम सकते हैं। सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रुपेश तो यहां तक दावा करते हैं कि उनके महासचिव बसवराजू सरकार के साथ शांति वार्ता का माहौल तैयार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी इस मुद्दे पर एक राय बना पाती, वे पुलिस के हाथों मारे गए। ये सच्चाई है कि कमरेड BR दादा शहीद होने तक भी, यानी मार्च से लेके वो मई में वो शहीद होने तक भी इसी राय पर एक स्पष्टता के साथ उनका स्पष्ट राय है कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ अगर आज नक्सल मुक्त हो रहा है तो उसका श्रेय सरकार की पुनर्वास नीति को दिया जाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि माओवादियों पर हथियार डाल देने का जो दबाव बना वह तभी बन पाया जब अबूझमाड़ के आदिवासी लड़के लड़कियां पुलिस की तरफ से लड़ने को तैयार हुए। तभी यह संभव हो पाया कि सुरक्षा बल मॉनसून में भी बिना रुके नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम देते रहे।
उनके बिना माओवादियों के महासचिव बसवराजू को उनके सबसे सुरक्षित गढ़ में मार गिराना शायद संभव नहीं होता। और उसके साथ ही यह भी याद रखना होगा कि 35-40 साल से माओवादियों ने अबूझ माड़ पर एक छत्र राज किया तो वह भी आदिवासियों के भरोसे ही हुआ। आप इसे सही माने या गलत, लेकिन आदिवासियों को यह जरूर लगा कि माओवादी उनकी जल, जंगल और जमीन की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया, सम्मेलनों और यहां तक कि संसद में भी न जाने कितनी बहसों में यह माना गया कि उपेक्षा और शोषण ये दो बड़े कारण हैं कि अबूझ माड़ और अन्य आदिवासी इलाकों में हथियार के दम पर क्रांति का दावा करने वाले संगठनों या लोगों को मजबूत धरातल मिला। इसलिए अगर सरकार यह चाहती है कि जंगल में फिर बंदूक ना गरजें, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि माओवाद को खत्म करने के अभियान के पीछे मकसद आदिवासियों की जमीन की लूट नहीं, बल्कि शांति की स्थापना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।